चलिए बेटा, तो हम लोग ने पिछली बार वर्क एनर्जी एंड पावर नाम का चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें से हमने वर्क का सेक्शन शुरू कर दिए थे और बहुत आसान सेक्शन है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके, कुछ भी निदम होता है इसके अंदर। अगर आपको याद हो, वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला आता है वो आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट, मार्कर्स कहाँ गए? अच्छा ये था। तो वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मगर ये फॉर्मूला तभी सही है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन कैसा हो? सेम हो। अब अगर फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से अलग है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि भैया आपने फोर्स कुछ उसको इस तरह से लगाया है और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हुआ है, तो आपने नोटिस किया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना, दे आर डिफरेंशिएटेड विद द एंगल थीटा। उनके बीच में का एंगल कुछ एक है, पर्टिकुलरली थीटा। मैं इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में बांट सकता हूं, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो हमने देखा कि फोर्स को दो कंपोनेंट्स में बांटा जा सकता है, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, जिसके कारण अब वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा इंटू एस, या जिसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि हमें वही फोर्स चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता होगा। बोले बिल्कुल सही है। फिर जैसे ही मैं इन तीनों को देखा तो मुझे याद आया कि अरे भैया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वो तो ए बी कॉस थीटा होता है। तो कोई चीज अगर डॉट प्रोडक्ट को मैं अगर ऐसा लिखता हूं तो इस इक्वेशन को भी मैं डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो एफ एस कॉस थीटा को भी आप क्या कर सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। फिर हम लोग ने कल देखा था नेचर ऑफ वर्क, कि नेचर ऑफ वर्क क्या होता है। हमने देखा था तीन तरह से नेचर ऑफ वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो। यानी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मगर कभी हमने वर्क को कहा कि ये पॉजिटिव है, कभी हमने वर्क को कहा ये नेगेटिव है, फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ और हमने कहा वर्क तो जीरो है। तो ये सिचुएशन कब आती है? तो पहला पॉजिटिव वर्क कब होता है? तो जब आप फोर्स जो लगाते हो या फोर्स का जो कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की अगर डायरेक्शन में हो, बाहर रखो अभी, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव वर्क। वहीं अगर फोर्स या उसका कंपोनेंट, फोर्स या उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव वर्क। या कभी कभार ऐसा होता है कि फोर्स डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट को क्या होता है? परपेंडिकुलर, तो हमने कहा कि क्या होगा वो? जीरो। और अब ये वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो क्यों हुआ? देखो, पहली बात, पॉजिटिव वर्क क्यों हुआ? जब किसी फोर्स के कारण वर्क पॉजिटिव हो तो इसका मतलब हुआ कि उस फोर्स ने उस मोशन को सपोर्ट किया है। जब कभी किसी फोर्स के कारण वर्क नेगेटिव हो तो इसका मतलब क्या हुआ? कि उस फोर्स ने उस मोशन को अपोज किया है। जब किसी फोर्स के कारण वर्क जीरो आ रहा है तो इसका मतलब उस वर्क में उस फोर्स का कोई योगदान नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो किसी और फोर्स के कारण वर्क हुआ है, इस फोर्स के कारण तो ये वर्क हुआ ही नहीं। फिर हम लोग ने तीन बेसिक लेवल के कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे थे और अब हमको उसी प्रॉब्लम्स के सिलसिले को आगे बढ़ाना है। चलिए फिर लिखते हैं आज का पहला। A block of mass 2 kilogram is pulled by a force F equals to 40 Newton upwards through a height h equals to 2 meter. Find the work done on the block by the applied force capital F and its weight
या जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ठीक है, अमजद भेजो जल्दी। बेटा खोलो दरवाजा। तो भाई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको दिया गया है 2 किलोग्राम्स और उसे ऊपर खींचा जा रहा है विद द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। तो ये जो आपका अप्लाइड फोर्स है जिसे हम सिर्फ F से इंडिकेट करेंगे वो है 40 न्यूटन। तो सबसे लास्ट में आया उसने ये दरवाजा बंद करके आओ। ये जिम्मेदारी रखा करो, जो सबसे लास्ट में है ना वो दरवाजा बंद कर लिया करो। तो देखो बेटा यहां पर आपने जैसा देखा कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2 किलो है, उसको आपने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, कितने का लगाया 40 न्यूटन का, जिसके कारण वो 2 मीटर की हाइट तक ऊपर चला गया। तो उसने बोला कि आप पता लगाओ वर्क डन किसके कारण, अप्लाइड फोर्स के कारण, साथ ही साथ उसके ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट के कारण भी। अगर मैं लिस्ट बनाऊं कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक अप्लाइड फोर्स तो है ही है, उसके अलावा भी इस पर एक और फोर्स लग रहा है, वो है इसका वेट, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इट्स वेट, दैट इज कॉल्ड एज mg। तो हम कहेंगे सबसे पहले इसका डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हुआ, तो बोले ऊपर की तरफ हुआ। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हुआ, ऊपर की तरफ हुआ। तो चलिए जाते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले मैं आपका जो अप्लाइड फोर्स है उसके कारण वर्क निकालूंगा। तो हमारे पास वर्क का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास वर्क का जनरल फॉर्मूला है Fs cos थीटा। मैं यहां देखूंगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस केस में कैसे हैं बेटा, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो आप लिखेंगे भैया ये तो 0 डिग्री है, तो आप लिख सकते हैं cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 1 होता है, तो इसका मतलब सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से भी काम चल जाएगा। तो भैया ठीक है भाई, फोर्स कितने का है, तो बोले 40 का है। डिस्प्लेसमेंट कितने का है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 मीटर का, है ना, ऊपर गया ना और 2 मीटर, तो 2 मीटर का हुआ, यानी कुल मिला के 80 जूल का वर्क हुआ। किसने किया, तो बोले अप्लाइड फोर्स ने किया। चलो मान लिया कि आपके अप्लाइड फोर्स ने 80 जूल का वर्क किया। व्हाट अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड पार्ट। तो ठीक है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए लगाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और उन दोनों के बीच का एंगल। मैं कहूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना है, वो तो mg से लिखा जाता है। चलो ठीक है, एक मिनट, कॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, हाँ, तो हमने कहा कि ठीक है उसको तो mg से लिखा जाता है। m की वैल्यू क्या है, तो m की वैल्यू क्या है भाई 2 किलोग्राम। g की वैल्यू क्या है 9.8 होती है, मगर अप्रोक्सीमेशन में 10 ले सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बोले 2 मीटर्स हुआ। तो हम लोग कहेंगे अच्छा ठीक है 2 मीटर्स की वैल्यू भी डाल दिए। कॉस ऑफ 180 कितना होता है बेटा -1, तो अब ये कितना हो जाएगा टोटल -40 जूल्स। आया समझ में। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हुआ -40 जूल। अब यहां पर हमें क्या बताता है कि अप्लाइड फोर्स ने मोशन को सपोर्ट किया है, अप्लाइड फोर्स ने ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गया है, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स ने हमारे मोशन को अपोज किया है। हम जब उसको ऊपर खींचते थे तो सारा ये क्या कर रहा था, उसकी स्पीड को स्लो कर रहा था। आई बात समझ में आपको। तो लिख लो, एक बहुत छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन था, बढ़ते जाएंगे आगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल को भी बढ़ाएंगे।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. A 10 kilogram block on a rough horizontal surface या floor is being pulled by a constant force of 50 Newton. Constant force का example है. Coefficient of kinetic friction between the block and the floor is 0.4. मतलब भैया देखो सरफेस कैसा है, रफ है ना. अब सरफेस रफ है तो जब आप किसी ब्लॉक को खींचते हुए लेके जाएंगे तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी डेवलप होगा. अब ऑफ कोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा. तो फाइंड द वर्क डन बाय ईच इंडिविजुअल फोर्स. पे लगने वाले हर एक इंडिविजुअल फोर्स की वजह से क्या वर्क डन होगा, हमें वो कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले तो फैक्ट ये आता है कि इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं. चलो देखते हैं. तो भाई चलो ठीक है, सबसे पहले ये मेरा ब्लॉक है जिसका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है इधर. तो मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा बता दूंगा कि इस तरफ एरो की डिस्प्लेसमेंट इधर होगा. और अब लिस्ट बनाते हैं उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस की. सबसे पहले तो अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन यही आएगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है ना. जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव होता है या टेंड टू मूव होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है. और फिर ये आएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन और फिर नीचे की तरफ आ जाएगा वेट mg. इजंट इट? 4 फोर्सेस है ना इस पे. एक आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो, और जब ये घसरता हुआ जाएगा तो सरफेस के साथ कांटेक्ट में आने के बाद जैसे क्या आ जाएगा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है. फिर उसके बाद सरफेस पे रखे रहने की वजह से इसका जब वेट पड़ रहा है नीचे तो सरफेस क्या एग्जर्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन. तो ये 4 फोर्सेस लग रहे हैं और चारों फोर्स के कारण मुझे वर्क डन निकालना है. दो तो इजीली अपन बिना देखे बोल सकते, बिना देखेंगे देख कर बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और वेट की वजह से तो वर्क जीरो रहेगा, है ना, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट को. हाँ बस इन दोनों के कारण वर्क आएगा, बट लिखना तो है हमको. चलो देखते हैं फिर क्या लिखेंगे. आप सॉल्व कर लेंगे? चलो देता हूं मैं आपको 2 मिनट, सॉल्व करके बताओ आंसर्स. चारों आंसर्स निकालना, चारों क्या, 2 ही निकालना है, 2 तो बता चुके हैं ना. और देखते हैं कि भाई सही आंसर कौन बताता है फटाफट. सबसे पहला जवाब किसका आएगा देखेंगे अपन. पहला तो इजीली आ जाएगा. डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, फोर्स 5 मीटर का ना. हाँ पहला कितना आएगा, अप्लाइड फोर्स कैसे वर्क डन 250 जूल्स. अब वो निकाल लो अब फ्रिक्शन की वजह से. अमजद सर, अमजद सर जी, सुन नहीं रहा है. अमजद साहब पानी है क्या, लाइए 1 बॉटल. मेरे को लगा कि अमजद ही बोलना पड़ता क्या. -200. लेट मी सी. यस करेक्ट, -200 जूल. तो देखो सबसे पहला वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डायरेक्ट मैं कहूंगा अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है ना भाई, तो अपन डायरेक्ट फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो फोर्स कितने का है, 50 न्यूटन का है. डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का है. तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 250 जूल्स. सही है. फिर अगर मैं देखता हूँ दूसरा क्या है, तो चलो मान लो नॉर्मल रिएक्शन कंसिडर करते हैं थोड़ी देर के लिए. तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, है कि नहीं, कॉस ऑफ 90 डिग्री. अरे 90 कहाँ से आ गया, अरे थीटा क्या होता है बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में का एंगल होता है. यहाँ किस फोर्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन अलोंग वाई एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट आपका अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है. तो कॉस ऑफ 90, और कॉस ऑफ 90 क्या होता है, 0. तो भैया ये हो जाएगा 0. फिर बात करते हैं वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी. तो बोले भैया वो क्या हो जाएगा, तो बोले mgs कॉस ऑफ 270, है ना. जैसे कि अगर मैं यहाँ से एंगल गिना था तो ये कितना आया था, 90. अगर यहाँ से यहाँ तक का एंगल पूरा गिनूंगा तो 270. तो इन दैट सेंस भी आपका ये अगर वर्क डन देखा जाए तो कितना आता है, 0.
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कैसे आएगा? तो बोले फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, है ना, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, उन दोनों के बीच में का एंगल 180 डिग्री है, कॉस ऑफ 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1 माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं आप? माइनस म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद आया, है ना? नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसके बराबर होता है? एक्चुअल वेट के बराबर होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस में, तो mg के बराबर होगा वो। तो हम कहेंगे भैया ये तो माइनस म्यू के mg इंटू एस। ओके, अब वैल्यूज डालो उसकी, चलो यहां लेता हूं मैं इसको। देखो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू माइनस म्यू के की वैल्यू कितनी है? 0.4, m कितना है आपका? 10, जी भी कितना है आपका? 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा आपका? 5। तो देखो भैया ये 0.4 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440, माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी क्या हो जा रहा है? -200 जूल्स। तो ये हो गया आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन, -200 जूल्स। तो बिल्कुल सही है, हम लोग ने चारों फोर्सेस के कारण वर्क डन को देख लिया, है ना? अप्लाइड फोर्स के कारण, नॉर्मल रिएक्शन के कारण, आपके ग्रेविटी के कारण, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। चलिए लिख लीजिए। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सही बताएगा।
तो भैया ये सिचुएशन ऐसी है, अ 10 किलोग्राम सैटेलाइट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर्स इन 108 मिनट्स। तो एक अपना सैटेलाइट है जो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, कितनी देर में कवर करता है? 108 मिनट में। और कितनी हाइट पे? 100 किलोमीटर की हाइट पे। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, पता लगाइए। क्या रहेगा इसका आंसर? कॉन्फिडेंटली बोलो, गलत आ रहा तो आने दो। यस, द करेक्ट आंसर विल बी 0। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। क्यों? परपेंडिकुलर। क्यों बोले तो 0 है ना। जब भी कोई चीज आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो इसके डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन रहेगा वो इस तरफ रहेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन कहाँ रहेगा बेटा? नीचे की तरफ, है ना। अगर ये इस तरह से गोल घूम रहा है तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, टेंजेंशियली आउटवर्ड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स रेडियली इनवर्ड्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो मैं जब यहाँ पर सॉल्यूशन में वर्क डन लिखूंगा तो वो है वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस ऑफ, या एफ जी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 होने के कारण ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चलिए लिख लीजिए। इधर का हो गया? एनीबडी? बाकी किसी का? चलिए, एक जबरदस्त क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है फिर, जो लॉज ऑफ मोशन के नॉलेज के साथ आ रहा है। चलो देखते हैं कि ये कोई कैलकुलेट कर पाएगा क्या। लॉज ऑफ मोशन आपको पढ़ाया है, पुली का भी आपको पढ़ाया है ना। तो मुझे लगता है आप इजीली कर लोगे इसको, अगर थोड़ा सा पेशेंस के साथ दिमाग लगाओगे तो। 2 इक्वल masses 1 kilogram and 2 kilogram are attached at the ends of light in extensible string passing over a pulley as shown in figure.
if the system is released from rest, comma, find the work done by string on both the blocks in 1 second। और क्वेश्चन में ही ये डायग्राम आपको दिया रहेगा जो कि कुछ इस तरह से है, और ये मैं देख सकता हूं कि ये पुली है, पुली के ऊपर से एक रस्सी गई है या धागा गया है, एक रस्सी गई है नीचे, उसको 2 किलो का मास अटैच्ड है, और ये वाली रस्सी को सिर्फ 1 किलो का मास अटैच्ड है। अब हम लोग सब जानते हैं कि 2 किलो का मास का वजन ज़्यादा है तो वो नीचे जाएगा, और 1 किलोग्राम का जो वजन है वो ऊपर जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट्स अगर देखेंगे हम लोग तो देखो भाई 2 किलो का डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन रहेगा नीचे की तरफ रहेगा, और 1 किलोग्राम के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो हमें वर्क डन ऑन बोथ द ब्लॉक्स इन 1 सेकेंड कैलकुलेट करना है। अच्छा, वर्क डन ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू ग्रेविटी या फिर टेंशन? वर्क डन बाय स्ट्रिंग है ना, फाइंड द वर्क डन बाय स्ट्रिंग। बाय स्ट्रिंग बोलते टेंशन आएगा। स्ट्रिंग कौन सा फोर्स लगा रहा है ब्लॉक्स को? टेंशन। तो भैया टेंशन फोर्स आएगा। अब करना क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? थोड़ी देर के लिए सोचो एक बात कि देखो भाई, आप मुझे ये बात बताइए, आप वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहता है? फोर्स, 3 चीजें है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उन दोनों के बीच में का एंगल, है ना। एंगल सबसे आसान है, देखो यहां साफ समझ में आ रहा है कि ये यहां पर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट है ना, दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम है। तो एंगल यहां कितना है? 0, और यहां पे 180 डिग्री का ऑपोजिट डायरेक्शन आ रहा, तो यहां पर वर्क डन जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, और ये वर्क डन क्या आएगा? नहीं, उल्टा बोल रहा मैं। हाँ, टेंशन है ना, बराबर। हाँ, टेंशन के निकाल रहे ना, तो ये वर्क डन यहां माइनस में आएगा, ये वर्क डन यहां पर प्लस में आएगा। चलो, ये बात तो तय है। चलो, ये तो समझ में आ गया, उसमें थीटा का पता चल गया। और दूसरी बात क्या, हमें टेंशन निकालना पड़ेगा। टेंशन निकालने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताया था, याद है किसी को? पुली में? हाँ, वेरी गुड, ओनली 1 पर्सन नोज दैट, है ना। सब पढ़ा तो सभी को था, याद सिर्फ एक कुछ है। फिर आप लोग बोलते फिजिक्स जमता नहीं, करेंगे तो जमेगा ना भैया। तो टेंशन कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। क्या फॉर्मूला बताया था? 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो वो फॉर्मूले से तो टेंशन आ जाएगा, है ना। तो चलो ठीक है, अब जब फॉर्मूला याद आ ही गया तो उसका टेंशन निकाल ही लेते हैं। तो चलो, टेंशन ईयर क्या आएगा? 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपको लंबे प्रोसीजर में जाना है तो उससे भी निकाल सकते हैं, मगर जब याद है तो क्या के लिए जबरदस्ती। तो 2m1 m2g यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 3 होगा ना, 1 प्लस 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हो जा रहा है? 40/3 न्यूटन। तो चलिए, मेरे पास टेंशन आ गया विच इज 40/3 न्यूटन। हो गया। अब आगे क्या? तो बोले डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? अरे सर, ये तो बहुत ही भारी काम हो गया। पहले तो सबसे पहले जब भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो पहले तो ये सोचो ये किस टाइप का मोशन है। क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है? क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? तो भैया ये कौन से टाइप का मोशन होगा? एक्सेलरेटेड, है ना। अब फोर्स लग रहा था, एक्सेलरेटेड मोशन होता ही है। तो बोले ये भैया एक्सेलरेटेड मोशन है। अब मैंने 1000 बार बोला, कभी भी एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्प्लेसमेंट निकालना रहा तो आप क्या यूज करेंगे? काइनेमेटिकल इक्वेशन। कुछ याद है? S = ut प्लस हाफ ऑफ at², v0 × t प्लस हाफ ऑफ at²। तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा।
मगर फिर आप बोलेंगे सर उसमें एक्सेलरेशन कहाँ है, हमारे पास एक्सेलरेशन तो नहीं है। तो कोई बात नहीं बेटा, आपको सिखाया गया था पुली में एक्सेलरेशन कैसे निकालते, लॉज ऑफ मोशन में पढ़े ना अपन ने। अरे सर बहुत पुरानी बात हो गई ना। तो अब हम लोग पुली में एक्सेलरेशन निकालेंगे सबसे पहले। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, नेट पुलिंग फोर्स जो वजन नीचे खींच रहा है अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। तो मैं कहूंगा कौन सा वजन नीचे खींच रहा है, देखो 20 किलो का वजन है, मास नहीं वजन, 2g वो नीचे खींच रहा है, मगर 1 किलोग्राम का वेट जो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो 2g माइनस 1g ये नेट पुलिंग फोर्स है अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मास कितना आएगा, 2 + 1 है ना। तो भैया ये हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, 20 - 10 यानी 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा देखो ये आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर इसके बाद रही बात डिस्प्लेसमेंट निकालने की। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला s = ut + हाफ ऑफ at²। u बोलो या v0 बोलो एक ही बात है। अब यहां इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, 0, क्योंकि आपने पकड़ के छोड़ा है इसको। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, 0 है। तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या रह जाएगा, s ऑफ हाफ ऑफ at²। तो देखो ये एक्सेलरेशन हर एक ब्लॉक का है, ईच ब्लॉक का है। तो इससे मैं डिस्प्लेसमेंट ईच ब्लॉक का निकाल सकता हूं। तो देखो चलो क्या हो जाएगा फिर, s = हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है, 10/3 और टाइम कितना है 1 सेकेंड, यानी कि भैया ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट आपका 5/3 मीटर्स है ना। ये क्या आ गया बेटा, आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो टेंशन तो पहले ही आ चुका था 43/3 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट भी आ चुका है 5/3 मीटर्स। अब हमें क्या निकालना है आगे, वर्क डन। तो पहले हम वर्क डन निकालते हैं 1 किलोग्राम के ब्लॉक पे है ना। तो मैं यहां लिखूंगा सबसे पहले वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन 1 किलोग्राम ब्लॉक। 1 किलोग्राम के ब्लॉक पे जो स्ट्रिंग है वो कितना वर्क करेगा। तो वर्क डन = T × S। तो टेंशन कितना था, तो बोले 40/3। डिस्प्लेसमेंट कितना था, बोले 5/3 है ना। तो 40/3 और 5/3 कितना हो जाएगा, 200/9। तो ये हो जाएगा 200/9 जूल्स। ये हो जाएगा वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन 1 किलोग्राम ब्लॉक। इसी तरह से मैं आपसे पूछूंगा कि भाई वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन 2 किलोग्राम ब्लॉक, उस पर कितना होगा भाई। तो भाई देखो उसके लिए निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए टेंशन T, डिस्प्लेसमेंट S, cos ऑफ 180 डिग्री। अरे ये cos 180 क्यों टपका, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है ना। आप चाहे तो डायरेक्ट माइनस साइन लगाकर भी लिख सकते हैं। और आपको मालूम है अरे वही टेंशन वही डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर वही आने वाला है, बस साइन में क्या आएगा, -200/9 जूल्स। सिर्फ क्या आ जाएगा उसमें, -200/9 जूल। वो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो लिख लो बेटा। अमजद बेटा दरवाजा खोल दे। दरवाजा बंद कर। क्यों लेट आया, टाकली से आया ना, तो बेटा बाहर से आया इसलिए तुझको आने दिया। लोकल का होता और तू इतना लेट आता ना, जूते मारता था। क्या है, एक वक्त पे हमने भी अप डाउन किया 8-10 साल, तो अप डाउन का दर्द हमें मालूम है, मगर इस दर्द का ज़्यादा फायदा नहीं उठाना।
कभी भी ऐसे आड़े टेढ़े नजर आए ना कुछ प्रॉब्लम, तो सबसे पहले जैसे वर्क पूछ लिया उसने, तो तुम लोग ने क्या ध्यान देना कि भैया वर्क निकालने के लिए क्या क्या एसेंशियल है। तो बोले 3 चीज़ है, फोर्स, उसकी डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। फिर फोकस करना मैं फोर्स कैसे निकाल सकता हूँ, फिर फोकस करना मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकता हूँ, है ना। वो चीज़ों पे अगर आपने वो कैलकुलेट कर लिया तो बाकी तो आसान है ना। अब हम लोग जा रहे हैं इसी के अगले पड़ाव पे, दैट इज वर्क डन बाय डॉट प्रोडक्ट। अभी अभी हमने थोड़ी देर कल ही देखे ना हम लोग ने कि आप डॉट प्रोडक्ट से भी वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो वर्क डन बाय डॉट प्रोडक्ट, तो हमें बस वही देखना है अभी, वर्क डन बाय डॉट प्रोडक्ट। बॉडी कॉन्स्ट्रेन्ड यानी कि मजबूर किया गया टू मूव अलोंग जेड एक्सिस, मतलब और बॉडी का जो मोशन हो रहा है वो सिर्फ जेड एक्सिस पे हो रहा है, ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। through a constant force vector f given by vector f equals to minus I cap plus 2j cap plus 3k cap Newton. What is the work done by this force in moving the body by a distance of 4 meters along the z axis, 4 meters along the z axis। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन एक आया है हमारे सामने। इसने कहा है एक बॉडी को आपने मजबूर किया z एक्सिस पे जाने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और उस पे आप लगा रहे हैं फोर्स जिसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर f इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन। ठीक है, तो ये उसकी फोर्स की वैल्यू है। What is the work done by the force in moving the body by a distance of 4 मीटर along the z axis? अगर आपका बॉडी डिस्प्लेस करता है 4 मीटर along z axis, तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा पता लगाओ। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहां पर आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, ऊपर से वो कांस्टेंट भी है, तो मैं यहां डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकता हूं, तो वही वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं आप, उसका सिर्फ के कैप का डायरेक्शन है, यानी सिर्फ के कैप का कोएफिशिएंट है। दैट मींस व्हाट, कि भैया वाई और आई, मतलब वाई एक्सिस का और एक्स एक्सिस का क्या आएगा, फिर जीरो आएगा। तो चलो उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो यहां पर आई कैप के साथ कौन है, -1, यहां आई कैप के साथ कौन है, 0, यहां जे कैप के साथ कौन है, 2, यहां जे कैप के साथ क्या कौन है, 0, यहां के कैप के साथ कौन है, 3, और यहां कौन है, 4। सही है ना। तो अब भैया ये तो दोनों 0 हो गए, बचा क्या वो, सिर्फ वो, तो 12 जूल्स, दैट्स द आंसर, है ना। बहुत आसान सा, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट आता है तो बहुत आसान है ये, है कि नहीं। आप समझे ना, यहां पे ये 4k कैप, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4k कैप। फिर जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसके दोनों कोएफिशिएंट्स को आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, उधर का हो गया,
क्वेश्चन तो हो गया होगा ना? A constant force I cap plus 3j cap plus 4k cap Newton acts on a particle and displaces it from -1 meter, 2 meter, 1 meter to 2 meter, -3 meter, 1 meter. Find the work done by the force. तो फोर्स तो दिया है मगर डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली नहीं दिया, बल्कि उसने पोजीशन दे दिया कि पार्टिकल पहले इस पोजीशन था, बाद में उस पोजीशन पे गया, तो वर्क डन कितना होगा। कोई इतना खास बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, आसान है। आप लोग सब लोग जानते हो कि आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको पोजीशंस दी जाए तो। कैसे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये तो सभी लोग जानते होंगे। डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बस आपको दो पोजीशंस दिए गए हैं, इनिशियल और फाइनल। आपको फाइनल में से इनिशियल पोजीशन को क्या करना है? माइनस करना है। Then let's go for it. इधर का पार्ट हो गया है क्या? तो चलिए लिखेंगे क्या क्या है मेरे पास। सबसे पहले तो मुझे जो साफ साफ नजर आ रहा है वो है फोर्स दिया हुआ I कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन, है ना। फिर इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो बोले पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या है? माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप मीटर्स। फिर पार्टिकल का फाइनल पोजीशन क्या है? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप मीटर्स। ये समझा ना बेटा? मैंने कोऑर्डिनेट्स को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा है ना। मैंने बता दिया कि भैया इस तरह से रहेगा। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। तो चलो माइनस करते हैं। 2 माइनस -1, 2 माइनस -1 क्या हो जाएगा? 3। तो बोले वो हो जाएगा 3i कैप। -3 -2 क्या? -5। तो बोले भैया -5j कैप। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्लस 0k कैप। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब हमें जो निकालना है हम उस पर जाते हैं, दैट इज वर्क डन। बोले वर्क डन क्या कहता है? वर्क डन कहता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या ले लो? डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो चलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। यहां आई कैप के साथ कौन सा नंबर है? 1, कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। और यहां डिस्प्लेसमेंट में आई के साथ 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस यहां पर जे कैप के साथ कौन सा नंबर है? 3। यहां जे कैप के साथ कौन सा नंबर है? -5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -5। यहां के कैप के साथ कौन सा नंबर है? 4।
और यहां के कैप के साथ कौन सा नंबर है, 0, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 3 1 जा 3 -15, यानी कि ये हो जाएगा कुल मिला के -12 जूल्स, -12 जूल। आया समझ में आपको, है ना, इस तरह से होगा। चलो इसी तरह का एक दे रहा हूं, आपको सॉल्व करके बताना है मुझे। ये हुआ ही नहीं बेटा, इतना स्लो, लेट आया तो उसमें गलती आपकी है बेटा, किसी से लेकर लिखो या फिर ऑनलाइन देखकर कवर करो। अपन क्लास को स्लो नहीं कर सकते ना बेटा, उस चक्कर में वो जिम्मेदारी आप लोगों की लेट आना, सॉरी जल्दी आना तो आपको उस चक्कर में क्लास को स्लो नहीं कर सकते इतना। बोले गलती से सही बात निकल गई आपसे, है ना। A particle is shifted from point 0,0,1 meters to 1,1,2 meters under action of several forces two of which are F1 equals to 2i cap plus 3j cap minus k cap Newton, and F2 equals to I cap minus 2j cap plus 2k cap newtons. Find the work done by the resultant of these two forces. Find the work done by the resultant of these two forces. चलिए बेटा ट्राई, देखते हैं आपका आंसर सही आता है क्या। तो देखो आपको दो पोजीशंस दी गई है और फोर्सेस दो दिए हुए हैं, और उसने बोला उन दो, वैसे तो उस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं मगर आप सिर्फ इन दो की बात करते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस के वजह से जो भी रिजल्टेंट आएगा
उसके कारण कितना वर्क डन होगा। और करना क्या है, रिजल्टेंट निकालना है पहले फोर्स का। वो कैसे निकालेंगे, ऐड करके, है ना, चुपचाप ऐड करो, उससे क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट। और दो पोजीशंस दिए गए हैं, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करो, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। फिर आप क्या करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला लेंगे, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। नो बेटा, चलिए ट्राई करिए, गुड ट्राई, बट और कोशिश चाहिए मुझे, सही आंसर्स चाहिए। चलो फिर से करो कोशिश। 3 नहीं, 3 है कि 5 है, मेरे इसमें तो आंसर 5 लिखा हुआ है। हाँ 5 आ रहा ना, वही तो 5 जूल है। इनिशियल पोजीशन क्या है, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 के कैप। फाइनल पोजीशन क्या है, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, तो बोले वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो बोले ठीक है, फिर 1 में से 0 गया तो बोले 1, 1 में से 0 गया तो बोले 1, 2 में से 1 गया तो बोले 1, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। चलो मान लिया डिस्प्लेसमेंट आ गया। फोर्स का क्या रहेगा, देखो आपको रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, है ना, जो कि दोनों फोर्सेस का क्या है बेटा, एडिशन है। चलो करो ऐड, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 आई कैप, 3 प्लस माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1, तो प्लस 1 जे कैप, और माइनस 1 + 2 1 प्लस 1 के कैप। मल्टीप्लीकेशन नहीं है, एडिशन है ना, माइनस बोल रहे आप, तो -1 + 2 क्या आ जाएगा, प्लस के कैप। अब करो उनका डॉट प्रोडक्ट, देखो वर्क डन इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, है ना, तो 3 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस अगेन 1 × 1। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो अब वैल्यू क्या आएंगी, 3 + 1 + 1 क्या आ जाएगा, 5 जूल्स। आया समझ में। अब इससे मैं एक बात बता दूं, एक नोट करके लिखा के देता हूं मैं आपको। उधर का हो गया, राइट साइड का सभी का, देखिए बेटा, इफ देर आर मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे कि कौन कौन से फोर्सेस, F1, F2, और Fn, ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट, जिसके कारण ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड, वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है फ्रॉम वेक्टर R1 टू वेक्टर R2, देन वर्क डन can be calculated as, तो वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर Fn का डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। कहने का मतलब है कि नेट फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप नेट डिस्प्लेसमेंट से। तो भैया सिंपली इस तरह से आप वर्क डन कैलकुलेट करें, कितने भी फोर्सेस हो,
2 3 4 5 6 7 सबके फोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड, है ना, उससे निकलेगा एक नेट फोर्स, और फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन करके माइनस इनिशियल पोजीशन करके निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, और दोनों को लेना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, लिख लो। इधर का हुआ क्या? अब मैं कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस देने वाला हूं अभी, जिसमें आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे अभी के अभी। मैं इनमें से जो जवाब है सारे के सारे, है ना, लास्ट में दूंगा। इधर का हुआ क्वेश्चन तो हो गया हुआ। बस फटाफट क्वेश्चन लिखना, सॉल्व करना, क्वेश्चन लिखना, सॉल्व करना। आंसर अभी कोई नहीं देगा, जब मैं पूछूंगा तब देंगे आप आंसर। अभी सिर्फ कैलकुलेट करके रखेंगे आप, फिर चेक करेंगे सबसे ज़्यादा आंसर्स करेक्ट किसके आते हैं।
अमजद, इंक डाल दो जल्दी से। जब पाँचों के पाँच हो जाएंगे आपके तब बताइएगा, तब आप उसके आंसर डिस्कस करेंगे, किसका कितना सही आ रहा है वो देखेंगे। दिख रहा है?
हो गए? लास्ट शुरू है, चलो 2 मिनट देता हूं फिर। कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना है फटाफट। हो गया? 1 मिनट और रुक जाता हूं मैं, काफ़ी लोगों का नहीं हुआ। नीट में स्पीड बहुत मैटर करता है भाई। साइम हो गया? फरदान चल जल्दी कर। फातिमा चलो जल्दी करो, बहुत टाइम हो रहा। कहाँ पे बेटा? लास्ट वाले में, हाँ 6 की कैप है। आपको 0 लगा क्या? ये चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना था ये वर्क एनर्जी एंड पावर, एनसीईआरटी 11th का। बारीकी से पूरा कर डालना, इसको ज़रा सा भी छूटना नहीं चाहिए। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, मॉड्यूल से याद आया, मॉड्यूल ट्रांसफ़र कर देता तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हो जाना चाहिए इसमें। मैंने पहले कहा नोट्स नहीं है मेरे सारे चैप्टर्स के, सिर्फ लिमिटेड चैप्टर्स के। जो क्लास वर्क है वही नोट्स है, समझो। पूरा क्लास को बारीकी से आपको नोट करना है पूरा। चलो बता दूं, चलो मैं टिक करता हूं आंसर्स, आप चेक करो। इस कोर्स देखेंगे कितने लोगों के कितने करेक्ट है। फर्स्ट का आएगा 25 जूल्स, सेकंड का आएगा 0, थर्ड का आएगा 2 जूल्स, फोर्थ का आएगा -1 जूल और फिफ्थ का आएगा 150 जूल्स। है ना? कितने करेक्ट है? 5 में से 5 करेक्ट, गुड। 4 कौन सा एक रॉन्ग हुआ? 5वां वही नहीं, कौन सा चौथा? ठीक है, 3 का स्कोर, बस उससे नीचे नहीं तो उससे नीचे बहुत अति चिंतित विषय है वो है ना? तो भाई पहले के 3 समझ में आ गया ना ये? ठीक है, तो अब इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। यहां हमारा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कंप्लीट होता है। कल जो हम लोग देखने जाएंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स देखेंगे। आई बात समझ में आपको? ठीक है, डॉट